देखो, आप सभी लोग प्राकृतिक खेती को सीखने समझने आए। प्राकृतिक खेती की ओर तो इंसान को एक ना एक दिन लौटना ही पड़ेगा। जितना जल्दी हो प्राकृतिक खेती सीख जाए, लौट जाए, उतना ही अच्छा है। क्योंकि आज की जो रसायन आधारित खेती है वो मनुष्य के जीवन में दुखों का कारण बनी हुई है। रासायनिक खेती ने इतना प्रकृति को बिगाड़ा है कि कुछ मत पूछो। ज़मीन में ह्यूमस कम हो गया, ज़मीन के नीचे का पानी ख़त्म हो गया और ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई। इंसान बीमार हो गया, यानी सब जगह बीमारियां ही बीमारियां नज़र आती हैं। कहीं कोई हंसता मुस्कुराता चेहरा नहीं दिखता। तो मैंने अभी अंदर क्लासरूम में बताया कि जीवन का जो आधार है कृषि है। कृषि मूलस्य जीवनम, कृषि ही जीवन है। और जब कृषि की बात करते हैं, वैसे तो कृषि ही जीवन है, लेकिन कृषि के मूल में क्या है? कृषि के मूल में मैंने बताया है धरती माता। धरती माँ, धरती माँ अगर स्वस्थ हो गई तो प्राकृतिक खेती हो गई। तो प्राकृतिक खेती में हमको धरती माता को ही समझना है। जमीन में एक पदार्थ होता है ह्यूमस, जिसको हम जीवांश कार्बन कहते हैं। जमीन जिंदा है ह्यूमस की बदौलत। जमीन जिंदा है ह्यूमस की बदौलत। और एक कहा गया है कि जमीन में 1% से अधिक ह्यूमस होना चाहिए। कितना? 1% से अधिक। जंगलों में जो जंगल हैं, फॉरेस्ट एरिया हैं देश के, वहाँ नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, विशाल विशाल वृक्ष, वृक्षों के नीचे छोटी छोटी झाड़ियाँ, झाड़ियों के नीचे छोटी छोटी ग्रासेस सब हैं। और खड़े पहाड़ हैं, प्लेन नहीं है, पहाड़ खड़े हैं। और सारी वनस्पतियाँ मुस्कुरा रही हैं। ना तो किसी वनस्पति को वहाँ उर्वरक देने कोई जाता है, ना वहाँ किसी वनस्पति को कोई पानी लगाता है, और ना वहाँ की किसी वनस्पति में कोई बीमारी दिखती है। कभी आप जाके देख लेना, ना वहाँ किसी भी वनस्पति में कोई कीड़ा लगता है। बीमारियाँ वहाँ हैं, बीमारियों के पैथोजन वहाँ भी हैं, फसलों को खाने वाले कीड़े भी वहाँ हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ निगेटिव पैथोजन नहीं है, वहाँ इंसेक्ट नहीं हैं, लेकिन वहाँ उन पर नियंत्रण करने वाली राम की माया भी है। यानी प्रकृति अपना खुद ही व्यवस्था बना के चलती है। तो प्राकृतिक खेती में हमें क्या करना है? हमें प्रकृति की व्यवस्था का निर्माण करना है। प्रकृति की व्यवस्था में सबसे पहले आती है अपनी जमीन, जिस पर आप खेती करते हो। आज की तारीख में पिछले 50 सालों से जब से मैंने रासायनिक खेती शुरू की, तो आधुनिक कृषि तकनीकियों में मैंने कहा उन्नतशील प्रजातियों का प्रयोग करेंगे तो पैदावार बढ़ेगी। फिर बोले उन्नतशील प्रजातियों की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें पोषक तत्वों की, रासायनिक उर्वरकों की जरूरत पड़ेगी। फिर किसी ने कहा कि जब फसल में बीमारी लगेगी तो फफूंदनाशक डालने पड़ेंगे। फिर किसी ने कहा कि अगर कीड़ा लगेगा तो इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि एक सिलसिला, एक दौर ऐसा शुरू हुआ कि मैं रासायनिक उर्वरक डालने लगा, कीड़ा मारने की दवाई डालने लगा, खरपतवार मारने लगा, फफूंदनाशक डालने लगा, ट्रैक्टर से जुताई करने लगा, 4 टन के ट्रैक्टर से। तो मैंने कहा खेती के मूल में कृषि मूलस्य जीवनम, जीवन का आधार कृषि है। और कृषि के आधार की जब बात करते हैं तो कृषि का आधार क्या है? धरती माँ। अब इस जमीन में ह्यूमस 1% होना चाहिए, लेकिन अभी आप मिट्टी की जांच जब कराते हो तो जीवांश कार्बन 0.3% है।
तो प्राकृतिक खेती में क्या करना, हमारा पहला उद्देश्य है कि धरती में ह्यूमस की मात्रा को, लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम धरती में मृदा का भार कितना है, धरती में 3% ह्यूमस की वैल्यू कितनी है, ये सब चीजें नहीं जानेंगे। तो देखिए, 1 एकड़ जमीन, ये धरती मान लो किसी किसान की 1 एकड़ का ये टुकड़ा है, 6 इंच की मिट्टी, 6 इंच की मिट्टी अगर मैं स्क्रैप कर लूं तो 1 एकड़ जमीन की मिट्टी का वजन होता है 8,000 कुंटल। 8,000, अब मैंने कहा 1% ह्यूमस होना चाहिए, तो 1% का मतलब हुआ 80 होना चाहिए। 1 एकड़ जमीन में 80 कुंटल ह्यूमस, लेकिन अभी 0.3% है, यानी कि 8,000 कुंटल मिट्टी का भार है, इसमें 80 कुंटल ह्यूमस होना चाहिए, और अभी 24 कुंटल ह्यूमस है, यानी कि 56 कुंटल की कमी है। अब हमें 56 कुंटल ह्यूमस जमीन में और करना है। 56 कुंटल ह्यूमस करने के लिए पहली शर्त ये है कि ह्यूमस बनता कैसे है, तो मैं आपको बताऊं ह्यूमस पदार्थ क्या है। ह्यूमस एक वो पदार्थ है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी में कुछ, मिट्टी माने पत्थर के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के टुकड़ों के ऊपर वनस्पतियां जमी, गिरी, फिर सड़ी। तो ह्यूमस जो होता है कार्बनिक पदार्थ, जैसे ये मेरे हाथ में ये क्या है, जंगल की पत्तियों का अवशेष है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ। ये जमीन में जितना ज्यादा जाएगा ह्यूमस इसी से बनेगा, चाहे ये पत्तियां हो, चाहे ये पशुओं का गोबर हो। ये गोबर भी फसल अवशेष पशु ने खाया तो उससे गोबर बन गया, और ये डायरेक्ट जो मैंने आपको दिखाया ये फसल का अवशेष है। तो इस खेत में हमको क्या करना है, चूंकि ह्यूमस बढ़ाना है 56 कुंटल, तो हमको एक कार्बनिक पदार्थ डालने पड़ेंगे। अब शर्त एक और है कि कार्बनिक पदार्थ जब मैं डालूं तो हमारे खेत में ही रहें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खेत में थोड़ा सा स्लोप हो, बरसात का पानी बह जाता हो, मेड़ है नहीं। तो हमने, विनोद कुमार सचान ने बताया कि आपको अपने खेत में 56 कुंटल अगर ह्यूमस बढ़ाना है तो 56 कुंटल का लगभग 1.25 गुना, यानी करीब करीब 95 कुंटल। अगर ये पत्तियां हैं तो 95 कुंटल सूखी हुई पत्तियां इसमें डालनी है, या ये अगर गोबर है तो गोबर में 40% नमी है, तो हम 95 कुंटल जब गोबर डालेंगे तो लगभग 60 कुंटल गोबर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लगभग 150 कुंटल गोबर, तो 150 कुंटल गोबर या 90, 95, 100 कुंटल के आसपास सूखे हुए फसल अवशेष हमें खेत में डालने हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन हमने बताया कि मैंने सूखा सड़ा हुआ गोबर की खाद डाली और मेड़ नहीं है, बरसात में पानी बरसा 28 जून को, 3 जुलाई को 50-60 मिलीमीटर पानी बरस गया। आपने अपने, कई सारे किसान देश में ऐसा करते हैं, घूरे की खाद ले जाते हैं, छोटे छोटे ढेरों में डाल देते, वहाँ और सूख जाती है। फिर 28 जून को, 3 जुलाई को ठीक ठाक पानी बरस जाता है और मेड़ नहीं है, तो क्या होता है कि वो आपके खेत से बह करके कहीं और चला गया।
तो हम तो सोच रहे थे कि 56 कुंटल ह्यूमस बढ़ाने के लिए 100 कुंटल सूखा हुआ पदार्थ डाला है, अब 56 कुंटल ह्यूमस बन जाएगा। तो ह्यूमस तो बनेगा तब जब खेत में वो चीज़ रुकेगी, आपके खेत से बाहर निकल गई। तो आपके इस 1 एकड़ जमीन में अगर ह्यूमस बढ़ाना है तो पहली शर्त है कि मेड़, खेत की मेड़ होनी चाहिए। तो हमें पहला काम करना है, खेत की मेड़ बनाना है, ताकि बह करके जो पदार्थ डाला बह करके बाहर ना जाए। अब ह्यूमस होता क्या है? ह्यूमस में 3 चीजें होती हैं। एक कार्बनिक पदार्थ, जैसे कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस नहीं है। कार्बनिक पदार्थ जब डिकम्पोज होने लगे, जैसे ये कार्बन है, ये क्या है? एक लकड़ी का कोयला है, इसको कार्बन बोलते हैं, लेकिन ये जीवांश कार्बन नहीं है। ये कार्बन तो है, जीवांश कार्बन नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, इसको मैंने बर्न करके बना दिया, ऐसा जला करके। जीवांश कार्बन या ह्यूमस वो पदार्थ है जो प्रकृति जिसको जलाएगी। जैसे जब आप पहले घूरे की खाद निकालते थे, ऊपर वाली कच्ची होती थी, नीचे वाली भी आपको काली नहीं दिखती थी, लेकिन नीचे वाली जो सड़ जाती थी उसको फावड़ा लिया, एक जगह डाला और 15 मिनट धूप लग गई तो काले रंग का दिखता था। तो जो काले रंग का पदार्थ जब सड़ता है और काले रंग का होता है तो वह तब उसको कहते हैं कार्बन। और उस कार्बन में क्या होता है? जिंदा जीव, सूक्ष्म जिंदा जीव और जीवों के मरे हुए अवशेष। जहां कहीं जीवन होगा तो जिंदा भी होंगे, कुछ मरे हुए भी होंगे। तो जो ह्यूमस मैंने लिखा है, ह्यूमस का मतलब है कि उसमें कार्बनिक पदार्थ है, कुछ जिंदा जीव हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ जीवाणु मर गए हैं। तो जो जीवाणु मर चुके हैं वो आपकी फसलों का भोजन हैं। जीवाणु जो जिंदा है वो आपकी फसल का भोजन, और जो कार्बनिक पदार्थ है वो आपकी फसल का भोजन। वेद में कहा गया है जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन। वनस्पतियां जीवांश खाती हैं, ध्यान रखना। आप चना बोएं, मटर बोएं, सब्जी की खेती करें, फल की खेती करें, जो वनस्पतियां हैं वो मरे हुए जीवों का अंश, यही उनका मुख्य भोजन है, और वो ह्यूमस में होता है। ठीक है ना? तो ह्यूमस हमें बढ़ाना है। जितना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा उतने ज्यादा जीवाणु वहां एक्टिव होंगे, और जितने ज्यादा जीवाणु होंगे उतनी तेजी के साथ वो मरेंगे। तो जहां जीवाणु ज्यादा होंगे वहीं जीवांश ज्यादा। हम लोग जिंदा वनस्पतियों को खाते हैं, वनस्पतियां किसी जिंदा जीव को नहीं खाती। वनस्पति को कहते हैं, मैंने अंदर बताया कि वनस्पतियां जितनी भी धरती के ऊपर हैं उनको कहा गया माँ पार्वती। माँ ही सबको पालती है, हर जीव को माँ पालती है। तो हमने वनस्पति खाई, वनस्पति मतलब अमरूद का फल खाया, हमने सब्जी खाई, हमने अनाज खाया, तो किसको खाया? माँ को ही तो खाया। और इसी माँ को और शेष जीव जंतुओं ने खाया। लेकिन माँ क्या करती है? हम तो माँ को मार के खाते, लेकिन माँ किसी का मर्डर करके नहीं खाती। माँ इंतजार करती है कि जब जीव, हे जीव, जब तू मरेगा तो मैं तेरे जीव द्रव्य को पी करके फिर तेरी आने वाली संतानों को पाल लूंगी। बस इतना सा खेल है प्रकृति में। हम वनस्पतियां खाएंगे, वनस्पतियां हमको मरने के बाद खाएंगी। तो जो जीवों का अंश है वही वनस्पतियों का भोजन है। अब आपको इस एक एकड़ खेत में ह्यूमस की मात्रा को 1% बढ़ाना है। तो 1% बढ़ाने के लिए मैंने कहा अभी आपके खेत में 24 कुंटल ह्यूमस है, 56 कुंटल की कमी है। तो 56 कुंटल की कमी को पूरा करने के लिए अब मैं देश के किसानों से कहूँ कि 100 कुंटल 1 एकड़ में कार्बनिक पदार्थ डालें, तो सबको एक साथ तो मिलना नहीं। भाई आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन में आपने गेहूं बोया, तो गेहूं 1 एकड़ में 10 कुंटल हुआ, 10 कुंटल भूसा हुआ, तो आपके पास तो केवल 100 कुंटल फसल अवशेष है। हम कह रहे हैं 1 एकड़ में डालो,
और आपको इस साल 100 कुंटल फसल अवशेष मिला 10 एकड़ से, तो 10 एकड़ में डालना है, तो ये वन टाइम 56 कुंटल हम नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, 3 साल 4 साल 5 साल लगातार 20 कुंटल, कभी 18 कुंटल, कभी 15 कुंटल, कभी 20 कुंटल मैंने फसलों का अवशेष डाला, या गोबर की खाद डाली और उसको खेत से बहने नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपके सामने जीवामृत के डम रखें। मैंने बोला जीवाणु, पिछले कई सालों से हमने जमीन में ऐसे रसायन डाले दीमक को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए, कि जमीन के सारे जीवाणु मर गए। केंचुआ मर गया, सांप मर गया, बिच्छू मर गया, मेंढक मर गया। जब ये जीव मर गए बड़े बड़े, तो जो सूक्ष्म जीव हैं जो आंखों से नहीं दिखते, उनकी क्या हैसियत, वो भी मर गए। आज प्राकृतिक खेती में इसीलिए एक शब्द है जीवामृत। तो जीवामृत हमको डालना पड़ता है। हमारे पास जो जीवामृत है, आप सबको एक एक बोतल फ्री। अब 1 लीटर की चूंकि बाटल आपके पास है तो 1 लीटर ले जा सकते। तो इसमें क्या करना है कि हमको इस जमीन में मुख्य काम है धरती माता में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना। ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने के लिए मैंने कहा 2 चीज़ों की ज़रूरत है, कार्बनिक पदार्थ की और जीवाणुओं की। कार्बनिक पदार्थ यानी फसलों के अवशेष, पशुओं का मलमूत्र, और जीवाणु, जीवाणु यानी जो जंगल की मिट्टी से ला करके जिनका संवर्धन किया गया है, वो जीवाणु जिसका नाम मैंने दिया जीवामृत। तो कार्बनिक पदार्थ का मैनेजमेंट तो आप करेंगे अपने खेत खलिहान से, किचन से। जितना भी कचरा आपके खेत में खलिहान में मिलता है, किचन वेस्ट जो निकलता है, उसको जलाना नहीं, फेंकना नहीं, बेचना नहीं। जैसे आज किसान गेहूं काटता है, मटर काटता है हार्वेस्टर से, उड़द मूंग भी आजकल हार्वेस्टर से कटते हैं। और क्या करता है, वो माचिस की तिल्ली छुआई और आग। अगर गेहूं सड़क के किनारे है, कोई बिक सकता है तो बेच देता है। 2 ही काम होते हैं, या तो बिक जाए तो बेच दो, नहीं तो आग लगा दो। तो बेच दिया तो खेत खाली हो गया, आग लगा दिया तो भी खेत को कुछ नहीं मिला। तो प्राकृतिक खेती का मतलब है कि हम खेत को कुछ दें। खेत से जब हम लेते हैं तो हम खेत को कुछ देना सीखें। जब हम खेत को कुछ नहीं देंगे, केवल यूरिया डीएपी देंगे, तो क्या होगा, भोजन में स्वाद। क्योंकि सुनना, वैज्ञानिकों ने कहा कि फसलों को 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पिछले कई साल से हमने नाइट्रोजन दिया, फास्फेट दिया, क्लाइमेट से फसलों ने कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया। तो 17 में से 5 तो मिल रहे हैं, हम दे रहे हैं या नेचर से मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो 12 पोषक तत्व बचे, जो ह्यूमस से पूरे होते थे, ह्यूमस से, और ह्यूमस मेरे खेत में कम है, तो क्या है, किसी भी भोजन में, चाहे आप दाल खाएं, चाहे आप रोटी खाएं, चाहे आप सब्जी खाएं, चाहे आप फल खाएं, वो स्वाद नहीं है जो पहले हुआ करता था, और वो पौष्टिकता भी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। पहले अनाज खा करके मैं तंदुरुस्त था, मजबूत था, 1 कुंटल का बोरा उठा के फेंक देता था। क्यों? हमारी जमीन में जब ह्यूमस होता है तो सब कुछ ठीक होता है, और जब इस जमीन में ह्यूमस खत्म होता है तो फिर यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होता। आज किसान की जो लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, उसका कारण यही कि खेत का जो जीवांश था वो कम हो गया है। एक जमाने में कहा जाता था, उन्नत खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान। जब हमारे खेतों में 1% से ज्यादा ह्यूमस हुआ करता था तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को पुरोहित राष्ट्र कहा जाता था। भारत दुनिया भर को खाद्यान्न भेजता था और बदले में सोना चांदी आता था। तब हम लोग गाना गाते थे, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इस जमीन को जिसकी मां जिंदा हो जाएगी तो आज भी ये धरती सोना उगलने लगेगी। तो धरती सोना उगले, हमको धरती में कुछ भी ना डालना पड़े, यानी ना रासायनिक उर्वरक डालने पड़े, ना हमको कोई पेस्टिसाइड डालना पड़े, ना हमको जमीन में पानी लगाना पड़े किसी भी फसल में।
तो आपके खर्चे सब बच गए। ना फर्टिलाइजर डालने हैं, ना पेस्टिसाइड डालना है, ना पानी लगाना है, ना 4 जुताई करनी, एक ही जुताई के बाद हम गेहूं बो सकते। अगर इस जमीन में ह्यूमस बढ़ जाए तो हमारे सब खर्चे कट जाएंगे। तो प्राकृतिक खेती सीखने का नाम है कि जमीन में ह्यूमस बढ़ाओ और प्राकृतिक खेती करो। अगर कोई जमीन की, इस धरती माता की मेड़ नहीं बनाना चाहता, इस जमीन में, इस धरती के ऊपर वृक्ष नहीं लगाना चाहता, इस जमीन में बायोमास यानी कि कूड़ा करकट नहीं डालना चाहता, और फिर वो कहता है कि मुझे प्राकृतिक खेती करनी है, तो प्राकृतिक खेती नहीं होगी। प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति की व्यवस्था को ठीक करना, और प्रकृति की व्यवस्था में पहला अक्षर, पहला सूत्र है जमीन। अब जमीन को मुझे ठीक करने के लिए मैंने कहा मेड़ बनाओ, ताकि ह्यूमस जब बने तो बाहर ना निकले बह करके। पेड़ लगाओ। पेड़ क्यों लगाने की बात कर रहा हूं? पेड़ों से ही वर्षा है। पेड़ होंगे तो आप खेत में जाओगे। पेड़ ऑक्सीजन देंगे, पत्तियां देंगे, फल देंगे, चिड़ियों को आसरा देंगे। जैसे इंसेक्ट लगता है मटर में, इल्ली लग गई, पोर्ट बोरर लग गया। अगर खेत में आपके चिड़ियां हैं तो फिर जान लीजिएगा कि पोर्ट बोरर के सारे जो प्रारंभ के जो उनके अंडे बच्चे हैं, सबको चिड़ियां खा जाती। हाँ, आखिरी में इतना जरूर होता है कि पहले चिड़ियों ने खाया कीड़ा, लेकिन बाद में एक दिन ऐसा आया कि कीड़ा सब खा लिया, अब कुछ नहीं बचा, तो बेचारी 2 दाना भी खाती। तो हमने क्या देखा अपनी आंखों से, चिड़ियां जब आपके खेत की मैनेजमेंट कर रही थी, जब इंसेक्ट को खा रही थी, तब मेरी आंखों में पट्टी बंधी थी। और जब चिड़ियों ने मटर की फलियां खाना शुरू किया तो मेरी पट्टी खुल गई। और मैंने क्या देखा, चिड़ियां तो बहुत नुकसान करती, और चिड़िया को मारने के लिए गुलेल चलाने लगे, पटाखा छोड़ने लगे, ऐसा कुछ करने लगे। प्राकृतिक खेती में कहा जाता है कि हमें मनुष्य को किसी भी जीव इकाई को मारने का प्रयास नहीं करना। ध्यान रखना, हम किसी भी जीव इकाई को मारने का प्रयास, क्योंकि खेती का सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक जीव सुखी एवं निरोगी बना रहे। हमारे पूर्वज कहते थे दाने दाने पर लिखा है, लेकिन आज की कृषि तकनीकियां कहती हैं कि नहीं, तुम जिस जमीन पर खेती करते हो वहां जो फसल बोते हो उसमें सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। किसी चिड़िया का अधिकार नहीं है, किसी इल्ली का अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। और जो तुम्हारा ये अधिकार में दखल दे उसको इंसेक्टिसाइड लेके मार डालो। तो आज मैं प्रकृति की व्यवस्था को, भगवान की व्यवस्था को, परमात्मा की व्यवस्था को इंसेक्टिसाइड लेकर के, बीडीसाइड लेकर के मार रहा हूं। अब सुनना, कोई कहता है साहब इतना तो हम बायोमास नहीं डाल सकते, तो आपको सूत्र बताता हूं। ये जमीन हमसे बहुत कुछ नहीं मांगती, ये धरती माता केवल हमसे भावपूर्ण व्यवहार मांगती है कि भाव के साथ अच्छा व्यवहार करो। खरीफ में, खरीफ का महीना आया यानी बारिश का, आपने देखा होगा धरती में नाना प्रकार की घासें उग जाती हैं। आपने नहीं बोई? आप तो उर्द बोते हो, उर्द जमता है, लेकिन उर्द के साथ साथ धरती में 10-20 प्रकार के खरपतवार जमते। तो जब ये माँ शब्द हम कहते हैं तो माँ का मतलब है सबको पालती है, केवल इंसान को नहीं। धरती में रहने वाले समस्त जीवों को पालने की जिम्मेदारी परमात्मा ने धरती को दी है। तो ये क्या करती है कि आप तो अपने लिए फसल बोते हो, लेकिन ये धरती माँ सबके लिए बोती है। जिसको आज की तारीख में कहा गया कि ये खरपतवार है, इनको वीडीसाइड लेके मारो, तो ये जो खरपतवार थे इन्हीं से जीवाणु कुछ नाना प्रकार के जीव खाते, जीव वहीं मरते, और जो ग्रासेस बच जाती, जो घासें बच जाती, उन ग्रासेस का धरती कार्बन बढ़ाने में सदुपयोग कर लेती। लेकिन हमने प्रारंभ में ही उर्द बोया और वीडीसाइड डाल दिया, तो केवल उर्द है। उर्द आप काट के ले आओगे, बेच दोगे और उसके टटुआ में आग लगा दोगे, तो धरती को तो कुछ नहीं मिला।
तो धरती अपना खुद इंतजाम करती है। अगर कोई किसान खरीफ में उर्द बोता है और खरपतवार बहुत है तो उनको मत मारो, क्योंकि उर्द बुंदेलखंड में पैदा कितना होता है, 1 एकड़ में 80 किलो, 70 किलो, 1 कुंटल। अगर हमने खरपतवारों को नहीं मारा तो उर्द हमारा हुआ केवल 40 किलो, आधा रह गया। क्या हुआ, उर्द के साथ जो खरपतवार खड़े थे, फिर उर्द की फलियां तोड़ करके मैंने पूरे खरपतवार को वहीं धरती में पलट दिया। तो ये कार्बनिक पदार्थ तो धरती को मिल गया। ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसान इसको बाजार से खरीद के लाए, क्योंकि बाजार से 14 करोड़ किसानों को ये बायोमास नहीं मिलने वाला। तो प्रकृति में खुद बायोमास कैसे पैदा करके कैसे जमीन को मजबूत बनाना, ये हमको कॉमन सेंस लगाना है। तो अगर मैं बीडीसाइड नहीं डालता हूं, जैसे कई किसान हमसे कहते हैं कि साहब खरपतवारों को क्या करें, तो मैं 2 चीजें कहता हूं। क्योंकि हमारे दिमाग में खरपतवार एक मुसीबत के रूप में भर गया। मैं कहता हूं कि जो खरपतवार आपकी फसल के ऊपर है, फसल के ऊपर जो आ गया है, उसको आप उखाड़ के वहीं डालो, तो वो खरपतवार बहुत कम है जो फसल के ऊपर है। फसल के नीचे वाले बहुत हैं। तो फसल के जो नीचे खरपतवार हैं वो आपकी फसल का कुछ भी नहीं बिगाड़ते, वो आपकी फसल को कुछ ना कुछ देते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में भर गया ये खरपतवार हैं। और साइंस वाले लोगों ने क्या पता आपको बताया कि खरपतवार जमीन का पानी लेंगे, जमीन से फर्टिलाइजर लेंगे, कहां लेके जाएंगे, लेंगे। अब एक घास है, एक वीड्स है, पानी तो लेगा। अगर वहां पर पोषक तत्व भी लेगा, लेकिन लेके कहां जाएगा, वहीं तो समर्पित हो जाएगा। तो कुछ लेगा, कुछ फोटोसिंथेसिस से बनाएगा, और जितना लेगा उससे 10 गुना ज्यादा लौटा देगा। तो मैं प्राकृतिक खेती में कहता हूं कि प्राकृतिक खेती में कभी आप खरपतवारों को नहीं मारेंगे, क्योंकि इस धरती के निर्माण में, धरती में ह्यूमस को बढ़ाने की प्रक्रिया में, सुनना 2 ही चीजें मैंने अंदर बताई, या तो बायोमास है, तो बायोमास खरपतवार है, और उस खरपतवार को सड़ाने वाला, ह्यूमस बनाने वाला जीव है। तो जब मैं इंसेक्टिसाइड डालता हूं तो वो जीव मर जाते हैं जो इसको सड़ाएंगे। तो मैंने घास को भी मारा और घास को सड़ा करके ह्यूमस बनाने वाली उस मशीन को भी मारा। तो हम प्राकृतिक खेती कैसे करेंगे? तो प्राकृतिक खेती का मतलब हुआ कि हमें अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि प्रकृति की व्यवस्था क्या है। तो प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार खेती करने का नाम ही प्राकृतिक खेती है। अब आप मग्गा कहां गया, जरा मंगवाओ। तो अभी मैंने बताया कि जमीन में ह्यूमस को बढ़ाना है। ह्यूमस को बढ़ाने के लिए 2 काम बताए, मेड़ बनानी और पेड़ लगाना है। पेड़ हमको बहुत कुछ देता है। बुंदेलखंड में आप लोग अक्सर कहते हो, बुंदेलखंड में क्या पूरे देश में एक ही कहानी है कि साहब क्यों पेड़ के नीचे छाया नहीं पड़ती, पेड़ के नीचे फसल कहाँ होती साहब? नहीं, कुदरत ने पेड़ की छाया के नीचे वाली फसलें भी बनाई हैं। हल्दी पेड़ की छाया के नीचे ही होती है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो हर चीज, हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि किसान ने अपने दिमाग को किसी के हवाले गिरवी कर दिया। हमें खेती में अपना दिमाग, जो वैज्ञानिक कहेगा बस वही, जो वैज्ञानिक बोले वही सच, जो प्रकृति कहे वो झूठ। तो मित्र, खेती का सच ये है कि खेती प्रकृति की व्यवस्था में होती है। खेती कौन करता है? खेती ये प्रकृति करती है। हम तो केवल मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं। खेत जोतो और बीज बो दो। बीज का जमना ये प्रकृति सुनिश्चित करती है। किसी फसल में फूल आना ये प्रकृति करती है। किसी फसल में फल लगना ये प्रकृति तय करती है। जैसे कुछ फसलें होती हैं ना जो पर परागित होती हैं, कुछ सेल्फ पोलिनेशन होता है, कुछ में क्रॉस पोलिनेशन होता है।
तो जो पर परागित फसलें उसमें परागण की क्रिया कौन करती है? तितली और मधुमक्खी। अब पता चला इंसेक्टिसाइड जब माहू लगा तो मैंने इंसेक्टिसाइड डाला, उसी समय तितली और मधुमक्खी एक्टिव थी, मर गई। जब मटर में फूल आया, इल्ली लगी, तो उसी समय मैंने इंसेक्टिसाइड डाला, उसी समय तितली और मधुमक्खी घूम रही थी, वो मर गई। काहे के लिए आ रही थी? फूलों का पराग रस लेने, शहद बनाने। तो हमने तितली, और आप देख लेना आपके खेतों में आसपास इस समय न केचुआ है, न मेढक है, न चिड़िया है, न तितलियां हैं, न मधुमक्खियां हैं। क्या है? और न जमीन में कोई सूक्ष्म जीव है, न जमीन में मेड़ है, न जमीन में पेड़ है। हम सोचते हैं कि खेती हमें बहुत कुछ दे दे, मतलब मैं खेती से लखपति बन जाऊं। मैंने फिर बोला, देश में कई सारे चैनल, कई सारे यूट्यूब में लोग बताते हैं कि एक किसान लखपति बन गया, ऐसा किया तो करोड़। ये सब झूठ बकवास है। खेती में लखपति करोड़पति बनने का मतलब ये है कि पहले बात समझिए, जब आपकी जमीन धनाढ्य हो जाएगी, ये मां, जब आपकी धरती माता संपन्न हो जाएगी, समृद्धशाली हो जाएगी, धनवान हो जाएगी, तभी आपको धन मिलेगा। अगर ये गरीब है, अगर ये बीमार है, तो जान लीजिएगा दुनिया में कोई टेक्निक ऐसी नहीं है जो किसान को संपन्न बना दे। हमें क्या करना है प्राकृतिक खेती में? हमें धरती माँ के वैभव को ठीक करना है। और अगर देखिए धरती माँ का वैभव जब ठीक होता है तो क्या क्या होता है? इस समय जितने भी मुसीबतें हैं, जितने भी समस्याएं हैं किसान के सामने या देश के सामने, वो समस्याओं के पीछे एक ही जड़ है कि हम सब लोगों ने मिल करके, सब लोगों ने, नीतियों ने, वैज्ञानिकों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, किसान ने, बुद्धिजीवियों ने, आज देश में कहीं कोई चर्चा धरती माता को संपन्न करने की नहीं हो रही। आज चर्चा केवल हो रही है किसान की आमदनी को दोगुना करने की। और मेरा स्पष्ट मानना है कि जब तक हम जमीन की फर्टिलिटी को 2 गुना नहीं बढ़ा देंगे, जमीन की फर्टिलिटी को 2 गुना बढ़ाएंगे तो उत्पादन 2 गुना बढ़ेगा। जैसे जीवांश कार्बन 0.3 है, 0.6 हो जाएगा तो आमदनी 2 गुना हो जाएगी। और जब ये जीवांश कार्बन 1% हो जाएगा तो आमदनी 3.5 गुना हो जाएगी। अगर ये जमीन में जीवांश नहीं बढ़ा तो लाख घोड़े दौड़ा लो, उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। और जैसे मैं कहता हूं कि आमदनी बढ़ेगी, तो आमदनी का मतलब हुआ जब लागत घटेगी, समझिए बात को, जब खेती की लागत घटेगी तब आमदनी बढ़ेगी। जैसे सन 50 में देश का खाद्यान्न उत्पादन केवल 60 मिलियन टन था, आज कितना है? 350 मिलियन टन। तो उत्पादन कम था, लेकिन किसान की आमदनी में कोई कमी क्यों? 60 मिलियन टन जो खाद्यान्न होता था उसमें किसान की कोई लागत, अपना बैल, अपना बीज, अपना खेत, ना फर्टिलाइजर, ना पानी, ना ट्यूबवेल, ना बिजली, ना ट्रैक्टर, कोई खर्चा नहीं था। तो किसान धनाढ्य था, कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान। अब क्या हुआ? अब देश का उत्पादन तो हो गया 350 मिलियन टन। नियमता क्या है कि जब उत्पादन 350 मिलियन टन किसान पैदा करता है तो किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? जब 60 मिलियन टन में हमारे पास इतना पैसा था तो 350 मिलियन टन पैदा किया तो इतना पैसा होना चाहिए था, लेकिन पैसा कहाँ गया? पैसा सब चला गया फर्टिलाइजर में, डीजल में, ट्रैक्टर में, पेस्टिसाइड में। तो मैंने क्या कहा? आमदनी बढ़ानी है तो लागत घटानी है। और जैसे ही मैं कहूंगा लागत घटानी है
तो लागत कब घटेगी? जब हमारी जमीन की, धरती माता की फर्टिलिटी में इजाफा होगा। तो धरती माता में जैसे ही मैं 1% ह्यूमस करता हूं तो हमें पानी की जरूरत खत्म, यानी जमीन से पानी निकालने की जरूरत खत्म, बोरिंग की जरूरत खत्म, पंप सेट की जरूरत खत्म। अगर धरती माता में जीवांश 1% से ज्यादा होता है तो 4 जुताई की बजाय केवल 1 जुताई में काम, क्योंकि इतनी पल्वराइज हो जाएगी जमीन, इतनी सॉफ्ट होगी कि एक ही जुताई में आप फसल, तो 3 जुताइयों की लागत। अगर जमीन में ह्यूमस इतना बढ़ गया तो फर्टिलाइजर की लागत खत्म। अगर जमीन में जीवाणु पैदा हो गए अच्छे वाले तो कोई भी भूमि जनित बीमारी नहीं लगेगी, तो फंजीसाइड डालने का काम। अगर खेत की मेड़ है और पेड़ नाना प्रकार के, चिड़ियां आ गई, तो कोई भी इंसेक्टिसाइड डालने का काम खत्म। और अगर घर में आपने पशु पाल लिए तो खरपतवार समस्या नहीं, खरपतवार खेती का समाधान है। खरपतवार पशुओं का भोजन है और खरपतवार जमीन का भी भोजन है। ये जीवामृत है। ये जीवामृत आपने कई सारे YouTube में देखा होगा। जीवामृत वो गाय का गोबर, गाय का पेशाब, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। आप कभी चित्र में देखना किसी का जीवामृत इस कलर का नहीं, वो काला काला है। ये है असली जीवाणु। ये कहां से लाया हूं? जंगल की मिट्टी से लाया हूं। ये आप 1 लीटर ले जाएंगे, 2 लीटर ले जाएंगे। अब आपके पास 1 ही लीटर की बोतल है, 1 ही लीटर ले जाएंगे। ले जाके क्या करेंगे? एक ड्रम में डाल देंगे। 200 लीटर का ड्रम होगा, ध्यान रखना। बनाए चाहे आप 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, लेकिन ड्रम कितने का होगा? क्यों? क्योंकि अगर छोटी बाल्टी में बनाया, कटे हुए ड्रम में बनाया और जीवामृत इस तरीके का मैच्योर हो गया, किसी कुत्ते ने, बिल्ली ने, गाय ने पी लिया धोखे से, तो मर जाएगी। तो ये ऊंचाई पर होगा तो छोटे जानवर नहीं पी पाएंगे, लेकिन गाय छूट जाएगी तो भी हाँ मुंह मार लेगी। तो क्या करना है? इस ड्रम को हमेशा टाट से ढक के रखना है। अब 1 लीटर जीवामृत ले गए आप, चाहे 200 लीटर बनाइए, चाहे 100 लीटर बनाइए, 1 एकड़ के लिए बस 20 लीटर बनाना है। आपके पास 6 एकड़ जमीन है तो आपको 100 लीटर बनाना है। 5-10 लीटर केवल फालतू, क्योंकि अगले साल फिर बनाना है तो यहां से हर बार नहीं मिलेगा, तो आपके पास जामन बचा रहेगा। ठीक है ना? तो आपने क्या किया कि मान लो 100 लीटर वाले का एग्जाम्पल बता रहा हूं। किसी के पास 5 एकड़ जमीन है तो केवल 100 लीटर या 110 लीटर बना रहा है। बोतल ले गया, इस ड्रम में डाल दिया, 110 लीटर पानी भर दिया और 100 लीटर पानी के लिए 9 किलो चीनी या 9 किलो गुड़ डालना है पहले। कितना? अगर 200 लीटर कोई बनाएगा तो 18 किलो चीनी, 18 किलो गुड़ डालना है पहले। कोई 50 लीटर बनाएगा तो 4.5 किलो चीनी या 4.5 किलो गुड़ उसको डालना है। तो जीवामृत मेरा डाला, अपनी आवश्यकता अनुसार पानी भर दिया और जो मैंने भोजन बताया 4.5 किलो, 9 किलो, 18 किलो वो डाल दिया। और इसको एक ऐसा पंजा रखना, ऐसा पंजा, इसको डाल करके हर रोज एक बार ऐसे चला देना है। ऐसे इसलिए चलाते हैं क्योंकि ये जो जीवाणु हैं ये पानी की ऑक्सीजन से काम चलाते हैं। जब आप नहीं चलाएंगे तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, इनका प्रोपोगेशन थोड़ा सा वीक हो जाएगा, यानी कम बढ़वार करेंगे। जब इसको हम डंडे से ऐसे चला देते हैं तो पानी ऊपर नीचे होता है और पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। तो हमें हर रोज एक बार केवल 2 मिनट के लिए, इतना केवल 2 मिनट के लिए चलाना है, बस एक बार दिन में। और फिर डंडा हटा के इसको टाट से ढक देना है, टाट से इसको ढक देना है। आप सुना उपयोग कैसे करेंगे? रेगुलर चलाना है, रेगुलर
अब सुन तो लो पूरी बात, आगे चलो, पहले पूरा सुन लो। ये जो आपने चीनी की या गुड़ की मात्रा मैंने बताई, ये मात्रा काम करेगी 4.5 किलो, 9 किलो, 18 किलो। ये 45 दिन तक काम करेगी। 45 दिन जब बीत जाएंगे, 40 दिन, 45 दिन, तो आप इसमें 200 लीटर में 10 किलो, 100 लीटर में 5 किलो, 50 लीटर में 2.5 किलो चीनी या गुड़ फिर देंगे। ये पूरा 60 दिन में आपको जो ये ड्रम है ना, ये ड्रम 60 दिन में इस कलर का आपको मटेरियल मिल जाएगा। ये समझो बन गया। अभी चूंकि जनवरी 31 दिसंबर है, अब जो किसान मूंग बोने वाले हैं वो बनाएंगे और मूंग की फसल में इस्तेमाल करेंगे। करना कितना? केवल 20 लीटर, 1 एकड़ जमीन में 20 लीटर। जब पलेवा करेंगे तो खेत में पानी भर जाता है, तो क्या करेंगे? 20 लीटर इससे निकालेंगे, 1 एकड़ जमीन में ले जाएंगे, मग्गे से 30, 40, 50 जगह थोड़ा थोड़ा फेंक देंगे, तो पानी के साथ ही हिल डुल करके बैक्टीरिया पूरे खेत में समा जाएगा। अगर पानी नहीं भरा है, जमीन में नमी है, ओट आ गई है, तो इस 20 लीटर को लोगे और 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाओगे और खेत में बिखेर दोगे, पीछे से ट्रैक्टर चला दोगे। इस बैक्टीरिया को हमने जमीन में इनोकुलेट कर दिया। जो जीवाणु नहीं थे वो जीवाणु पहुंच गए। अब वो जीवाणु क्या करेंगे? इस तरीके का जो बायोमास, फसल अवशेष, जड़ तना पड़ा हुआ है जमीन में, उसके साथ क्रिया करके उसको डिकम्पोज करेंगे और ह्यूमस बनाने लगेंगे। ह्यूमस में मैंने बोला 3 चीजें हैं। ये कार्बनिक पदार्थ होगा, ये जिंदा जीवाणु होंगे और मरे हुए जीवाणु होंगे। जो फसलों को मिलना है वो मरे हुए जीवाणुओं का अंश मिलना है। ना फसल का जड़ ये कार्बन खाती है और ना जिंदा जीव खाती है। तो एक CN रेशियो है, आपने खूब सुना होगा CN रेशियो 10:1, यानी कि ये कोयला जो है ये कार्बन है। अगर ये मैं किसी पेड़ के नीचे, गेंदे के, गुलाब के नीचे डाल दूं तो इसका वजन है 200 ग्राम। साल भर में इससे 20 ग्राम न्यूट्रिशन, फसलों को मिलने वाला पोषण, इससे 20 ग्राम निकलेगा। यानी कि ये कार्बन 10 साल तक काम आएगा। तो जमीन क्या करती है? जो कार्बन लॉस हो जाता है उसको मीट आउट करती है, यानी कि पुनः कैसे आ जाए। इसी के लिए मैंने बोला जमीन स्वयं अपनी फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए खरपतवार उगाती है, जिनको मैं बीडीसाइड डाल के मार देता हूं। तो ये कार्बन अगर किसी खेत में मान लो 100 कुंटल है, तो 100 कुंटल में 10 कुंटल इस साल फसल ले लेगी। फिर हमने कार्बन वहां ऐड नहीं किया। 10 कुंटल जब ले लिया तो 10 कुंटल मुझे ऐड करना था, या जमीन को ऐड कर लेने देते या मैं ऐड कराता। तो मैंने जमीन को भी नहीं मतलब ऐड करने दिया, क्योंकि बीडीसाइड दे के खरपतवार मार दिए और फिर फसल काटी तो सब में आग लगा दी। तो वहां जो 10 कुंटल था कार्बन, वहां 9 कुंटल बचा। अगले साल आपकी पैदावार घटेगी, फिर अगले साल और घटेगी। जैसे जैसे खेत में ये कार्बन की मात्रा कम होती जाएगी, आपकी पैदावार घटती जाएगी और आप पैदावार को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ाते जाओगे। प्रॉब्लम जमीन में दिन पर दिन नई नई बढ़ती जाएंगी और आप फंसते चले जाओगे। तो हर प्रॉब्लम से निकलने का एक ही समाधान है कि जमीन में मैं कार्बन की मात्रा को कितना ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ा दूं। इसी का नाम मित्र प्राकृतिक खेती है। तो कार्बन मैंने बढ़ाया और ये जीवामृत मैंने डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक चलने लगी। बस खेत की मेड़ बनी है ताकि बारिश का पानी रुक गया, खेत की मेड़ पर पेड़ है ताकि गर्मियों में, जीवाणुओं के बारे में सब जानती पूरी दुनिया कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसी ज़्यादा टेम्परेचर होता जीवाणु मर जाते। अब अप्रैल में आपने प्रारंभ में गेहूं मटर काट लिया, मार्च में, अप्रैल मई जून की गर्मी में जहां पेड़ नहीं है जिस खेत में, उस जमीन का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये सारे जीवाणु मर जाएंगे। तो
तो मैं जो पेड़ की बात करता हूं, क्यों करता हूं, अगर आपकी खेत में 5 जगह मेड़ों पर जामुन का, शीशम का, नीम का, पाकड़ का पेड़ खड़ा है तो उनके नीचे ये जीवाणु नहीं मरेंगे, क्योंकि वहां टेम्परेचर 40 डिग्री से नीचे रहेगा। फिर जब बारिश होगी, जमीन ठंडी होगी, तो जीवाणु अपने आप माइग्रेट करके पूरे खेत में फैल जाएगा। तो आपको हर रोज, हर साल जीवाणु नहीं डालने। जिस दिन खेत की मेड़ों पर पेड़ छायादार हो जाएंगे, उसी दिन से जीवामृत का काम खत्म हो जाएगा। नमस्कार।